नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ मार्च के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी होती है महिलाओं में बहुत कॉमन होती है और इसके अवेयरनेस के लिए हम पूरे महीने में अलग अलग हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज करी है। आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आमतौर पे इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट होता है, सर्जिकल एस्पेक्ट होता है, उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। परंतु मैं ये सोचती हूँ कि जो मरीज है या जो इस पीड़ा से गुजरा हुआ है, उसके जो अनुभव होते हैं, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक ये जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं होगा। आमतौर पे हमारे देश में किसी भी बीमारी के बारे में बात करना, हमारी जो आप बीती हुई है उसके साथ उसके बारे में बात करना बहुत कॉमन नहीं है। बहुत ही कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो आगे आके जो उन्होंने पीड़ा झेली है, जो उनके अनुभव है, वो शेयर करती हैं। ये शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी समय लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो इसी पीड़ा से गुजर रही हैं। तो जब वो एक पेशेंट का अनुभव सुनती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलता है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रेंथ मिलती है कि जब कोई दूसरा भी मेरे जैसे पीड़ादायक अनुभव से गुजर के उसके उस पार पहुंच सकता है, तो मेरा भी ये जो समय है ये जरूर गुजर जाएगा। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है श्रीमती कविता द्विवेदी जी। कविता जी पेशे से शिक्षिका हैं और जब एक बार एक सामाजिक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में ऐसे ही विषय निकला, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगी। थोड़ा डरते डरते पूछा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि पेशेंट अपनी आप बीती जो है वो साझा करना चाहे एक पब्लिक मंच पे। उन्होंने कहा कि यदि एक भी मरीज को इससे फायदा होता है तो मैं जरूर करूंगी। और उसी से मैंने इंस्पिरेशन लेके आज का ये सेशन रखा है। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, आपको इस एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस के बारे में हमने आज बुलाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, इसके लक्षण अलग अलग होते हैं अलग अलग महिलाओं में। तो आपको क्या एग्जैक्टली लक्षण थे और कितना समय लग गया ये समझने में कि ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण है। एक्चुअली मैम, नमस्ते मैम। इसकी शुरुआत हुई 2003 से, जब हम सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। पहला मेरी 95 में शादी हुई और दूसरे ही मंथ, तीसरे मंथ मैंने कंसीव किया फर्स्ट बेबी। तो वो बच्चा हुआ, उसके बाद ये हुआ कि नहीं, चलिए कुछ प्रिकॉशन लिए जाए, तो प्रॉपर्टी लगवा ली थी मैंने। और उसके बाद जब हम सेकंड बेबी के लिए सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी निकलवाई, उसके सेकंड मंथ से ही मुझे बहुत पेन शुरू हो गए पीरियड्स के दौरान। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोलने लगी कि कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है दर्द कई बार, और ये दवाएं लो, इससे ठीक हो जाएगा। आ, ऐसे करके फिर वो मैंने दवा ली। फिर नहीं ठीक हुआ, फिर मैंने सेकंड बार डॉक्टर को दिखाया। जी मैम। अ, ये जो पीरियड्स ज्यादा होना, पीरियड्स में जो दर्द होना हम्म। है, आमतौर में इसे हम बहुत नॉर्मलाइज करते हैं। हम जब भी आपस में भी चर्चा करते हैं तो घर वाले भी यही बताते हैं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ तो हाँ कौन सा वो ऐसा पॉइंट था कि आपको लगा कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, मुझे कोई वाकई में समस्या है। मैम, सोचिए मैं इतनी पीड़ा से गुजरी हूँ इस दर्द को लेके कि मैं, जब मेरे को पीरियड्स आते थे तो बहुत भयानक मुझे दर्द होता था। और उसके बाद पीरियड समाप्त होने के बाद भी मुझे करीब मैं जैसे कि बाइक पे कहीं जाती थी, तो जब वो कई बार जंप लेती है ना बाइक, तो मेरी नसें ऐसा लगता था किसी ने खींच ली हो पेट से अंदर। बहुत दर्द होता था। इवन मैं टॉयलेट बाथरूम भी उठ के नहीं जा पाती थी, ऐसे बिल्कुल झुक के एकदम पेट को पकड़ के किसी तरह। बहुत ही पेन रहता था उस समय मुझे, बहुत ज्यादा सीवियर पेन। जब आप डॉक्टर के पास जाती थी तो कितना समय लगा उन्हें ये समझने में कि ये बीमारी और कुछ नहीं, एंडोमेट्रियोसिस है। मैम, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैंने भोपाल में बहुत सारे लीडिंग डॉक्टर को दिखाया। तो इसकी शुरुआत 2004 से ही हो गई थी। तो उन्होंने हम्म। कहा कि नॉर्मल पेन है। फिर जैसे होता है ना कि कई बार हम दूसरों से भी शेयर करते हैं ये चीजें कि मुझे इतना दर्द होता है और बेबी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ सेकंड बेबी। तो किसी ने सलाह दी कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनके पास जाओ। फिर किसी ने बोला कि वो डॉक्टर, ऐसे में डॉक्टर्स चेंज करती रही।
लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर डॉक्टर ने, बल्कि एक बार एक लीडिंग डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके यूट्रस पे सूजन है, या साइज बड़ा हो गया है, ये पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। और फिर एक डॉक्टर ने तो मुझे ये बोला कि आप ऐसा करते हैं, हम एक हॉस्पिटल है वहां पे, ऑपरेशन बहुत अच्छा पेट के ही डॉक्टर हैं वो, और वहां जाके मैंने अपना लेप्रोस्कोपी से मतलब उन्होंने देखा भी खोल के कि क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद भी मुझे ये नहीं बताया गया कि ये एंडोमेट्रोसिस सिस्ट हो सकता है आपको, किसी ने भी नहीं बताया। फिर मैं गई, इसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप इंदौर में दिखाइए, एक डॉक्टर बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, उनको दिखाइए। तो मैं वहां पे गई। उन्होंने बोला कि कविता, सूजन तो लग रही है तुम्हारे यूटरस पे, लेकिन मैं 1 मंथ की दवा दूंगी आपको, अगर इससे ठीक होता है। क्योंकि आप बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं, अगर इससे रिलीफ मिलता है तो हम सोचेंगे कि इसमें आपके थोड़ा सा सूजन तो है। और नहीं तो मैं एक बहुत ही लीडिंग डॉक्टर थे इंदौर के, उनके पास मैं आपको रेफर करूंगी। उनके पास बहुत आधुनिक मशीन्स हैं और वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो जेंट्स थे, डॉक्टर जेंट्स, मतलब मेन थे। तो मैं फिर उन्होंने दवा दी, तो मेरा उससे ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए दूसरे डॉक्टर के पास जाइए जिनके लिए मैं बोल रही हूँ। फिर हम उनके डॉक्टर विनोद बोरा है, उनके पास में गई। फिर उन्होंने, मैं जब उनके पास गई मैम, तो मैंने एक ही दो बातें बताई, पूरा कुछ क्लियर नहीं किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अपना कि मेरे को ये हुआ वो हुआ। उसी दौरान वो कहने लगे कि मुझे तो लगता है कि आपको इंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है। ये तो बहुत ही वैसी दर्द, आपको कितना दर्द होता होगा, आपने कितना दर्द सहा। उन्होंने जब मेरी डेट्स देखी कि मैंने किन किन डॉक्टरों को कब कब दिखाया, तो बोलते हैं आप 3-4 साल से ये पेन सह रही हैं, कैसे आपने बर्दाश्त किया होगा। इनको भी बोला, मेरे हस्बैंड को भी बोला कि इसने कैसे सहा होगा ये सब। ये हुआ मैम। ये जो आपका अनुभव है, ये हम जी रोजाना, आज हम 2023 में हैं, यानी ये सारी चीजों को अब लगभग 15-20 साल पुरानी बातें हैं। जी मगर आज भी आप बिलीव करेंगे कि मेरे प्रैक्टिस में ऐसे जितने भी मरीज आते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, तीन जी जी चार पांच छह 7 साल के भटकने के बाद उन्हें ये डायग्नोसिस मिल पाता है। और आपको जी जी जान के आश्चर्य होगा कि विदेशों में, मतलब यूके में एक स्टडी आई थी कि जी जी सिम्टम शुरू होने से लेकर डायग्नोसिस तक का जो लैग है एंडोमेट्रियोसिस में, वो यूके जैसे देश में 7 साल है। यानी ओ 7 साल पीड़ा सहन करती रहती है महिला पूरे विश्व में। और जी जी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, परिवार, वो खुद, उसे भी नहीं पता रहता कि ये समस्या है। मेरे साथ भी मैम ये अब हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला कि अरे हमारी बेटी को भी होता है कई बार पीरियड के। और मुझसे एक क्वेश्चन किया गया, डॉक्टर विनोद वोरा ने ही वो क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शादी है वो लेट हुई थी क्या। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी 25 साल में हो गई थी। आपने फर्स्ट बेबी लेट कंसीव किया। पहले तो बच्चे का ही पूछा, क्योंकि इसमें कंसीव बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा डॉक्टर ने बताया कि आपको बेबी नहीं है क्या। मैंने कहा नहीं, मेरा एक बेटा है। तो वो बोलते हैं कि आपको वो सर्जरी से हुआ है क्या। मैंने कहा नहीं, सर्जरी से नहीं हुआ है, वो नॉर्मल डिलीवरी है। तो बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कई बार ऐसा उन्होंने कहा कि ज्यादातर चीजें इससे होती है कि लेट शादी हुई है, या लेट बच्चा हुआ है, या कई बार ऑपरेशन के दौरान हम मानते हैं ऐसा कि हो सकता है। लेकिन आपको तो कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर क्यों हुआ। वो भी थोड़ा आश्चर्य में थे इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है ये इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, इन स्टेट्स में ज्यादा पाया जाता है। आमतौर पे मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स की धारणा रहती है कि हमारे यहाँ तो ये देखा ही नहीं है हमने। या फिर उनको ये लगता है कि जो जिनको बच्चे हुए ही नहीं है या जो अनमैरिड है, लेट मैरिज है, उनमें ही ये दिखा जी जाएगा। जी और ये जो जी बीमारी है, यदि हम 40 वर्ष की महिलाओं को ले तो 1/3 यानी 30% को ये कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस, कम या ज्यादा कंडीशन ऐसी होती है उनके अंदर। होता है। सिम्टम्स इसके जैसे आपके साथ था कि पेन है और इनफर्टिलिटी है, यही दो मेन इसके सिम्टम्स होते हैं। जी जी अब जब एक बार आपका डायग्नोसिस बन गया, जी तो जी। उसके बाद किस तरह की आपको दवाइयां दी गई, और अभी आप किस तरह से क्या आप कंफर्टेबल हैं, किस तरह से आपने ये बीमारी को कंट्रोल किया?
मैम उसके लिए क्या हुआ कि फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि बहुत सारे लीडिंग्स डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की नॉर्मल पेन है, तो आप एक एमआरआई कराइए। तो मैंने इंदौर में एमआरआई कराया और उसमें कंफर्म हो गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग बेबी चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका वैसे तो मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा है कि शरद जी इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम चांस ये कर सकते हैं कि इलाज की तरफ जाते हैं। और उन्होंने एक ल्यूप्राइड करके इंजेक्शन सजेस्ट किया था कि जो सिस्ट को शायद कम कर दे और लकीली कंसीव हो जाए बेबी। तो अगर बेबी आ जाता है तो फिर ये अपने आप ठीक हो जाएगी, और नहीं होता है तो फिर देखते हैं। फिर 3-4 महीने 5 महीने मैंने वो इंजेक्शन दिए। उन्होंने ये भी बोला कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, बताया उन्होंने कि वेट बढ़ सकता है, थोड़ा हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। तो ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, उम्र उस समय कम थी मेरी, तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, चांस ले लेते हैं। तो वो इंजेक्शन लेती थी मैं, उस समय 4,000 का आता था वो इंजेक्शन। तो 2000 ये 5-6 की बात है। तो फिर मैंने वो इंजेक्शन लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नहीं कुछ आराम हुआ किसी तरह का। तो फिर एक डॉक्टर प्रकाश त्रिवेदी या चतुर्वेदी कोई बॉम्बे में थे, तो उन्होंने कहा कि उनके पास आप जाइए और इस सिस्ट को निकलवा दीजिए एक बार, तो शायद ये मतलब बेबी कंसीव कर जाए और ठीक हो जाए। तो इस तरह से मैंने 2 बार ऑपरेशन कराए वो बॉम्बे में जाके। अब बॉम्बे उस समय जाना, उस समय का रुकना वहां, लेप्रोस्कोपी का खर्च सब कुछ मैंने किया लेकिन उसके बाद भी दर्द, लेकिन मैम कम नहीं होता था, कुछ भी कर लो दर्द कम नहीं होता था। उसके बाद एक डॉक्टर हब्बू किसी ने बोला कि आप होम्योपैथिक में जाइए, तो मैं उनको दिखाती थी। और बल्कि बाद में तो ये हुआ कि ये 2009 तक चला, 10 तक। तो ये हुआ कि आप यूट्रस निकलवा दीजिए, क्योंकि उस दौरान मुझे पीरियड्स के दौरान दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती थी। हम्म। तो फिर अभी आप कैसे हैं, कैसी है आपकी कंडीशन, क्या आप दर्द से आप निजात पा चुकी हैं? जी मैम, अब मेरा पीरियड चला गया है, अब तो कोई दर्द नहीं होता है इस तरह का। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बोला था कि आप इसको मतलब वो निकलवा दीजिए तो ज्यादा सही है। एक्चुअली बीच में एक टेस्ट हुआ था, डॉक्टर सामने ही मेरा, इंदौर वाले डॉक्टर ने मेरा टेस्ट करवाया था। तो CA-125 ऐसे करके कोई टेस्ट होता है जो आपकी अंदर जो गांठ है उसको कैंसर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, मेरा बहुत बढ़ा हुआ आया था टेस्ट। तो इवन ये तक हो गया था कि ये कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, इतना घबरा गए थे हम लोग। लेकिन जब वहां मेरा बॉम्बे में इसको निकाला गया और इसका टेस्ट हुआ, तो ये हुआ कि नहीं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल अब सिस्ट है। तो डॉक्टर उसके बाद भी डिस्कस हुआ, एक बहुत लीडिंग डॉक्टर इंदौर के, उन्होंने कहा कि नहीं शरद जी, इंडोमेट्रोसिस में मेरे हस्बैंड को बोला कि ये कई बार बहुत बढ़ जाता है, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये घबरा गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर हो गया है। तो ये सारी बहुत सारी मैम मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं इसको लेके। लेकिन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि कई बार तो बेबी होता नहीं है इसमें, कंसीव नहीं करते हो आप। और सबसे पहली बात ये है कि बेबी तो सेकेंडरी है, इतना दर्द होता है, सीवियर पेन होता है कि आपको सहन करना मुश्किल हो जाता है। घर वाले भी कई बार ये सोचते हैं कि बहाना तो नहीं करिए, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कैसे हो गया, अचानक से इतना दर्द कैसे होने लगा। क्योंकि मेरे साथ कंडीशन वही थी कि बच्चा भी हो चुका था, और कई होता है ना कि कई बार जब लड़कियों के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो शुरुआती दिनों में कई बार पेन होता है उनको, लेकिन बाद में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन मेरे साथ कंडीशन दूसरी थी, तो किसी का भी डाउट होना होता है, जॉइंट फैमिली में थी मैं, कई बार तो ऐसा हो गया, लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। लेकिन बहुत दर्द सहा मैंने। अ, आजकल यदि हम अभी 10-15 साल बाद की अभी बात करें, आज की बात करें, तो जी अब मैम। एमआरआई बहुत आसानी से अवेलेबल है। जी एंडोमेट्रियोसिस, पीरियड्स का पेन, इसके बारे में अब खुल के बात होने लगी है, जो पहले बिल्कुल ढके शब्दों में बातें होती थी। जी तो जी साथ साथ मुझे लगता है कि अब डायग्नोसिस जल्दी भी होता है, जी और जी कहीं ना कहीं इसके बारे में जब बात होने लगी है तो अब अवेयरनेस कुछ बढ़ी है। तो मेरा जी ये जी सोचना है कि ये जो 7 साल था सिम्टम से लेके डायग्नोसिस था, उसे किसी जी तरह से हमें कम करके महीनों या वीक्स में लाना चाहिए। और उसके जी लिए पेशेंट्स
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फैमिली, इन सबको भी अवेयर होना चाहिए। तो जी फैमिली के मैम। बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, मैसेज आपका कि हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द पीरियड्स पेन? मैम ये तो यही बात है कि अगर फैमिली पढ़ी लिखी है तो वो समझेगी। बाकी उनको समझना चाहिए कि इतनी ज्यादा अगर तकलीफ है तो निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम तो है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और मतलब उसके सारे जितने भी टेस्ट होते हैं जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। नहीं कि नॉर्मल पेन है, ये पेन किलर खा लीजिए, सो जाइए, 4-5 दिन ठीक है, ठीक हो जाएगा। कई बार तो महीनों सालों हम इसी चीज में निकाल देते हैं। और मैम थोड़ा सा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि मेरा टाइम तो 15 साल करीब हो गया, 16 साल वो चीज हुई थी मुझे। तो अब क्या इसमें कुछ करंट में बहुत एडवांस कुछ आ गया है? ये एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो सकता है क्या, या बेबी हम कंसीव कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत इसके बाद भी 15 साल के बाद भी अभी कंडीशन वही है या कुछ एडवांस हुआ है इसमें? अब इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि अब एंडोमेट्रियोसिस के बारे में 3 मुख्यतः चेंजेस आए हैं। पहला है अर्ली डायग्नोसिस, यानी क्योंकि अब हम आजकल इंटरनल सोनोग्राफी बहुत कॉमनली करते हैं, जी तो जी जी। इंटरनल सोनोग्राफी में लगभग 80% जो केसेस होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, वो डॉक्टर के ऑफिस में ही पिकअप हो जाते हैं। अच्छा उसके ओके। बाद एमआरआई जो पहले बहुत महंगी और बहुत हाँ। चुनिंदा ही जगह पे उपलब्ध होता था, अब एमआरआई बहुत सुलभ है, और जी एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो जो डिजीज सोनोग्राफी में नहीं पिकअप होता वो एमआरआई में डेफिनेटली पिकअप हो जाता है। बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। अब डॉक्टर्स की जो अवेयरनेस है कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ ओवरीज का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटेस्टाइन्स जी। में भी होता है, ये बहुत सारे लंग्स में भी होता है, ये बहुत सारी जगह पे होता है। तो इसके बारे में अच्छा। अवेयरनेस बढ़ी है, और डेडिकेटेड एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट अब आ गए हैं जो इसके इमेजिंग और इसके मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांस है लैप्रोस्कोपी के फील्ड में। अब हमारे पास में जो लैप्रोस्कोपी के इक्विपमेंट्स हैं, जो थर्ड फोर्थ जनरेशन है, 3D लैप्रोस्कोपी अब आ गया है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है। तो अब जी जी। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट बड़ा ही स्पेसिफिक होता है कि जो इम्प्लांट दिख रहा है उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको एक्सिजनल सर्जरी कहा जाता है। और लेप्रोस्कोपी के साथ साथ ही आईवीएफ में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है। तो जी आईवीएफ के जी। कारण इसमें अब ऑलमोस्ट मतलब जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 40 to 50% है एक ट्रीटमेंट साइकिल में, जो कि बहुत ही अच्छे हम बोल सकते हैं। तो बात अर्ली है मैम। डायग्नोसिस, बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज, और ट्रीटमेंट के लिए लैप्रोस्कोपी और साथ ही साथ आईवीएफ, ये 4 जो चीजें हैं मैं ये मानती हूँ ये गेम चेंजर है। बट शुरुआत जो है वो महिला से ही होती है, परिवार से ही होती है, क्योंकि वो जब तक आगे नहीं आएगी तब तक ये सारी कुछ भी चीजें शुरू नहीं हो सकती। समझना चाहिए सबको इस चीज के लिए, और सबसे मेन चीज तो ये है कि तुरंत दिखाना चाहिए डॉक्टर को। और पूछना कि ये इतना सीवियर पेन है तो इसके पीछे कोई और रीजन तो नहीं है, नॉर्मल पेन उसको नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। ये चाहिए लोगों में। बिल्कुल। कविता जी, आप आज हमारे साथ में जुड़ी, और आपने अपनी जो आप बीती थी उसको इतने अच्छे से शेयर किया। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, इवन मुझे खुद को उससे इंस्पिरेशन मिला कि इस फील्ड में हमें और ज्यादा सिंसियरली और बारीकी से काम करना चाहिए, और हर जो सिम्टम जो महिला बताती है उसको बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि एक महिला के लिए डॉक्टर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है अपनी तकलीफ लेके। तो उसको हम डिसमिस कर दें कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर शायद हमें कभी नहीं करना चाहिए। और इस सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय में हम निरंतर काम करते रहेंगे। और आई एम वेरी श्योर कि आपको देख के और भी बहुत महिलाएं इंस्पायर होंगी, दे विल कम फॉरवर्ड विद देयर स्टोरीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।